हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की एलटी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वो आप लोगों ने देख ली होगी। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो हमारी टीचिंग मेथड पे थी, जिसमें हमने लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को कंप्लीट किया था। उस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन या वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसी का सेकंड पार्ट है। अब हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन सी मेथड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जो हमारी आज की वीडियो में जो फर्स्ट हमारी मेथड है वो है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड को हिंदी में कहते हैं अनुवर्ग विधि। तो आपने लाइफ में कभी ना कभी या तो खुद या फिर अपने छोटे भाई बहन या फिर किसी रिलेटिव को कभी ना कभी देखा होगा ट्यूशन जाते हुए। तो ट्यूशन क्या है? जो आपने ट्यूशन जाते हुए देखा है उसी को हम ट्यूटोरियल मेथड कहते हैं। देखिए, ट्यूशन क्या होता है? जब हम घर पे किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो एक बच्चा, दो, तीन, चार, कितना, तीन चार बच्चों को हम घर पे या पांच छह बच्चों को हम घर पे पढ़ाते हैं। और वहीं पे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा होगा कि 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चों को भी क्या दी जाती है? ट्यूशन दी जाती है। तो जो ट्यूशन मेथड हो गई, जो ट्यूटोरियल मेथड हो जाती है, उसमें क्या होता है कि एक बच्चे को भी वो मेथड उस पे भी अप्लाई होती है और बहुत सारे या ग्रुप पे भी वो मेथड अप्लाई होती है। अब देखिए, ट्यूशन मेथड की आखिरकार नीड क्यों पड़ी? आखिरकार ट्यूशन मेथड चाहिए क्यों? तो ट्यूशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी अगर विद्यार्थी है उसको अधिगम में विशेष सहायता की जरूरत हो तो यह विधि अधिक कारगर होती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा सीख रहा है किसी भी क्लास में, अगर वो क्लास फर्स्ट में है, क्लास सेकंड में है, थर्ड में है, तो वो क्या कर रहा है? एक तरह से अधिगम की प्रोसेस में है। यानी अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। तो देखिए, लर्निंग की प्रोसेस में, तो मान लीजिए मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या कर रहा है? जब से वो क्लास, मान लीजिए क्लास फर्स्ट में, तो क्लास फर्स्ट में वो एडिशन, टेबल, ये सारी चीजें सीख रहा है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें वो क्लास असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्लास फर्स्ट में बच्चा सीख रहा है। अब उसे मे बी ये हो कि उसे मैथ्स के किसी पोर्शन में या मैथ्स सब्जेक्ट में क्या हो, जो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है किसी वजह से, या हो सकता है उसके अपने पर्सनल बच्चे के देखिए, कोई बच्चा बहुत स्लो सीखता है, किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में कम इंटरेस्ट रहता है, तो इस वजह से हो सकता है कि उसका जो लर्निंग है वो उतनी अच्छी उसमें नहीं हो पा रही है। तो उसकी लर्निंग में और उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए हम उसे क्या देते हैं? ट्यूशन देते हैं या ट्यूटोरियल मेथड देते हैं कि उसे उस सब्जेक्ट में विशेष सहायता की ज़रूरत है, ताकि जो सब्जेक्ट में वो वीक है, जिस सब विषय में वो कमज़ोर है, ट्यूशन के माध्यम से उस विषय को क्या कर सके? अच्छा कर सके। तो आपने देखा होगा कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में कभी क्या होती है? कठिनाई होती है या नहीं समझ में, या आपको लगता है कि मैं उसमें थोड़ा कमज़ोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आप क्या करते हैं? उसका ट्यूशन लगाते हैं। यानी उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं और उसमें एक्स्ट्रा गाइडेंस लेते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी एक ट्यूटोरियल मेथड की एक विशेषता, मतलब इसके अंदर ये चीजें होती हैं। दूसरा, देखिए, इस विधि का प्रयोग किसी विशेष विषय की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश के ग्रामर में डिफिकल्टी हो रही है, मुझे इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे वर्ब नहीं समझ में आ रहे, या मुझे इंग्लिश पूरा सब्जेक्ट मुझे टफ लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी? इसकी जो अब देखिए, सब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। अब उसकी समस्या क्या होगी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है उसमें मुझे ग्रामर ना समझ में आ रहा हो, तो ये मेरी क्या हो गई? प्रॉब्लम। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगी? एक ट्यूशन, एक इंग्लिश के जो टीचर होंगे उनसे मैं क्या लूंगी? ट्यूशन लूंगी। मैं जाके उस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, मैं देखूंगी कि वो किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही, कहाँ पे मैं नहीं समझ पा रही। तो ये सारी चीजें मैं कहाँ पे अपना, या वो टीचर मेरे अंदर कहाँ पे ढूंढेंगे? ट्यूशन के अंदर ढूंढेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या किया जाता है? ट्यूशन दिया जाता है। अब इस विधि में क्या होता है? शिक्षक एक परामर्श दाता की भूमिका में रहता है। देखिए, अब क्या होगा? जो ट्यूटर होगा वो क्या करेगा? देख, उसका काम, एक स्कूल का जो टीचर होता है उसका काम और जो ट्यूशन का ट्यूटर होता है, उन दोनों का काम भले पढ़ाना है, लेकिन जो उनका रोल है उसमें क्या हो जाती है? थोड़ी भिन्नता आ जाती है। जैसे स्कूल टीचर का पूरा एक रोल होता है कि उसको आपके अंदर ये जो
मॉरल वैल्यूज़ है ये डेवलप होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपका करिकुलम कंप्लीट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हमारा एक टीचर होता है उसका रोल होता है। लेकिन जो हमारा ट्यूटर होता है वह क्या होता है, उसका एक रोल होता है कि जिस सब्जेक्ट में उसे कठिनाई आ रही है, जिस विषय में, जिस टॉपिक में उसे क्या हो रही है, समस्या आ रही है, उसका वो क्या कर सके, समाधान कर सके। और वो समाधान कैसे? हमें गाइड करके। मान लीजिए कि मुझे कहीं पे एडिशन में दिक्कत आ रही है, कि मुझे जोड़ने में दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे इस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है, तो ये कैसे होता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, जो हमारे ट्यूटर होंगे मैं उनसे पूछूँगी, तो वो मुझे क्या करेंगे, गाइड करेंगे, बताएँगे कि ये किस तरह से होता है। तो वो एक तरह से परामर्शदाता की भूमिका में होंगे, वो उससे रिलेटेड मुझे और क्वेश्चन देंगे, वो मुझे गाइड करेंगे कि अच्छा बुक में मैं ये कहाँ-कहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कर सकती हूँ, इससे रिलेटेड कहाँ-कहाँ पे क्वेश्चन है, या ऐसे क्वेश्चन कहाँ-कहाँ पे आ सकते हैं। तो इसमें एक किसकी भूमिका में हो जाता है, वो परामर्शदाता की भूमिका में हो जाता है। उसका काम होता है हमें क्या करना, परामर्श करना, गाइड करना कि इस तरह से करो, आप इस तरह से सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हो। इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी जो आपकी कमी है इसे दूर कर सकते हो। तो इससे आगे तो ये हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। इससे आगे अब देखिए यही हमारा क्या था, ट्यूटोरियल मेथड थी। अब इसमें गुण आते हैं। गुण आने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या, एक बार इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि ट्यूशन मेथड क्या होती है। इसमें ये व्यक्तिगत भी दी जा सकती है, सामूहिक भी दी जा सकती है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जिसमें हमें, जिस सब्जेक्ट में हमें ज़रूरत है अधिगम की, या जिसमें हम कमज़ोर हैं, जिसमें हमें महसूस हो रहा है कि इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके समाधान के लिए हम ट्यूटोरियल मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और शिक्षक इसमें परामर्शदाता की भूमिका में रहता है। अब ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि जो ट्यूशन मेथड है वो कैसी मेथड है? तो ये एक तरह से कैसी मेथड है, मैंने आपको बताया था प्रभुत्ववादी, यानी इसमें भी क्या होता है, जो शिक्षक होता है, जो परामर्शदाता जो शिक्षक है, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। सारा काम उसी का होता है। तो इसलिए ये कैसी मेथड हो गई आपकी, प्रभुत्ववादी मेथड, ये डेमोक्रेटिक मेथड नहीं हुई। अब हम आते हैं इसके गुण में। तो देखिए कि इसके क्या-क्या गुण हैं। तो सबसे पहले कि इस विधि से अधिगम बेहतर होगा। कि अगर आप एक सब्जेक्ट को 2-2 बार पढ़ रहे हैं, अलग-अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगी, आपकी लर्निंग क्या होगी, एनहांस होगी। दूसरा कि आपके जो बेसिक और या कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसका विकास अच्छे से होता है। देखिए ट्यूशन में हम क्या करते हैं, जब ट्यूशन लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को बार-बार पढ़ रहे हैं और उसको डिफरेंट तरीके से, आपके स्कूल टीचर की मेथड अलग थी पढ़ाने की, आपके ट्यूशन टीचर की मेथड अलग है, तो आप क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग-अलग तरीके से समझ रहे हैं। तो जो उससे बेसिक नॉलेज होगी और जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, किसी भी सब्जेक्ट को लेके जो कॉन्सेप्ट है, जो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा, उसको आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और उसका डेवलपमेंट आप में बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, कि इससे विद्यार्थी को सामाजिक अनुभव प्राप्त होता है। देखिए, कभी भी बच्चा जब ट्यूशन जाता है तो 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, वो टीचर होंगे या 40-50 बच्चे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वह उनसे बात करेगा, वह उनके साथ बैठेगा, वो देखेगा कि और बच्चा किस तरह से अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उसका जो सोशल एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, सामाजिक अनुभव बढ़ेगा। वो देखेगा कि लोग समाज में किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से अचीवमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और वो मतलब अपने से अलग बच्चों को या अपने से अलग साथ के लोगों को उसमें देखेगा, जिस वजह से वो एक अच्छी कॉम्पिटिशन उसके अंदर डेवलप होगा। और क्या होती है, इससे लर्निंग जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद है कि विद्यार्थी की उपलब्धियां बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है जो ट्यूटर मेथड होती है। देखिए, कभी भी आप जब ट्यूशन लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं, कि आप जितना स्कोर कर रहे हैं या जितना आप अचीव कर रहे हैं उसे अच्छा करें, उस सब्जेक्ट में उससे ज़्यादा अच्छा करें। तो इससे क्या होगी, जो आपके अचीवमेंट है, जो आपकी उपलब्धियाँ हैं, वही क्या होती है, बढ़ती हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसका मैथ्स में 50 मार्क्स आ रहे थे या 60 मार्क्स आ रहे थे, ये हिंदी में भी हो सकता है, एसएसटी में आ रहे थे। तो उसने ट्यूशन क्या करा, एक ट्यूशन उसने अपना किसी टीचर से ट्यूशन लगवाया, और उसके बाद वो ट्यूशन जब जाने लगा तो देखा कि अब उसके जो मार्क्स जहाँ 50 थे वहाँ 80 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं। तो उसका क्या हुआ, अचीवमेंट हुआ, कि उसने क्या करे, अपने मार्क्स क्या करे, अच्छे अचीव करे। अगला इसमें है कि यह शिक्षण के सुधारात्मक पक्ष पर ध्यान देती है।
देखिए, एक तरह से जब ट्यूशन लगाया जाता है तो हमें पता होता है, हमने डायग्नोज़ कर लिया होता है कि हमारा या हमारे पेरेंट्स ने डायग्नोज़ कर लिया होता है कि हमारा कौन-सा सब्जेक्ट क्या है, वीक है। तो जब हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, तो अब उसपे क्या करेंगे हम, रेमेडियल टीचिंग, यानी हम उसपे क्या करेंगे, रेमेडी करेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या, जो ट्यूटोरियल मेथड होती है वो क्या होती है, जो हमारी टीचिंग होती है उसके सुधारात्मक पक्ष पे ध्यान देती है, मतलब उसको और अच्छा बनाती है। जो लर्निंग होती है उसको और अच्छा बनाती है। तो यह किस पे काम करती है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव ले जाने में या फिर उसके सुधारात्मक पक्ष पे ध्यान देती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एसएसटी में मुझे मैथ में दिक्कत होती है, या एसएसटी मुझे पूरे सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैंने ट्यूशन लगाया, तो ट्यूशन लगाने से क्या होगा, मेरा वो सब्जेक्ट क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। तो जिस वज़ह से मेरी जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, और क्या होगा, उससे क्या होगा, जो मेरे ग्राफ होगा वो भी अच्छा होगा, और मेरी अचीवमेंट, मेरी अधिगम में क्या आएगा, सुधार आएगा, मेरी लर्निंग में क्या आएगा, सुधार। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। ये बात हमारी हो चुकी है कि देखा जाता है कि बच्चे को पहले कितना आता था, कहाँ पे उसे प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए कि उसे इतना पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसको मुझे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है। तो जब जो शिक्षक है उसने ये जान लिया कि बच्चे को पहले कितना आता था और अब मुझे उस पे कहाँ-कहाँ पे मेहनत करनी है, तो उससे क्या हो जो सक उससे क्या करता है वो, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो जैसे मैंने कहा कि उसे लंबाई चौड़ाई को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, टीचर इस पे काम करेगा। तो ट्यूशन मेथड में ये एक जो इसका मेरिट होता है कि पूर्व ज्ञान से जो पता है उसके बाद हम आगे को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था, सारे थे इसके गुण ट्यूशन मेथड के, ट्यूटोरियल मेथड के। अब हम बात करते हैं इसके दोष में। तो देखिए दोष क्या है कि समय और धन अधिक व्यय होगा। आप ट्यूशन अगर जब जाते हैं तो ट्यूशन की एक्स्ट्रा फीस देते हैं, तो उससे क्या होता है, धन अधिक व्यय होता है इसमें, और ट्यूशन की फीस काफ़ी महँगी होती है और समय ज़्यादा लगता है। बच्चा 6-7 आवर स्कूल के बाद ट्यूशन में जाता है 1 डेढ़ घंटा उस टॉपिक को, तो ये क्या होती है, एक लंबी प्रोसेस होती है। ऊपर से जब टीचर किसी बच्चे को समझा रहा होता है तो एक बच्चे पे क्या होता है, बहुत लंबा इसमें टाइम लगता है। दूसरा कि मेहनत अधिक लगती है, कि बच्चे को समझाने में जो टीचर है, वो क्या करेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। वो ज़्यादा उस पे क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ये टॉपिक उसको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरी तरह से वो करूँ या मैं तीसरी तरह से समझाऊँ। तो इसमें क्या होती है, मेहनत अधिक लगती है, समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है। इसके बाद क्या होता है कि जो कोई भी टीचर होता है, वो एक सब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसका इंटरेस्ट रहता है कि मैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ, उसी सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को नॉलेज दूँ, क्योंकि वो उसमें उसकी कमांड बहुत अच्छी होती है। तो एक शिक्षक केवल अपने विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान भली-भाँति कर सकता है, दूसरे विषय में वे ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। अब जैसे देखिए कोई बच्चा है, उसके एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो कमज़ोर है। मान लीजिए उसकी मैथ्स भी कमज़ोर है, उसका एसएसटी भी कमज़ोर है। अब अगर जो टीचर है उसकी मैथ काफ़ी अच्छी है, तो वह क्या करेगा, मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएगा, उसको बहुत अच्छे से समझाए। लेकिन जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसमें टीचर के हो सकता है कि इंटरेस्ट कम हो, या वो हो उसपे इतना ज़्यादा अपना इनपुट नहीं दे सकता, क्योंकि उसका वो बेसिक नहीं रहा है एसएसटी। तो इस वज़ह से क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में तो वह बहुत अच्छा है तो उससे सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिसमें नहीं है तो वह उसमें उतना अच्छा स्कोर या उतना अच्छा उसमें बच्चे को अचीवमेंट नहीं दिला सकता है। तो ये इसके डिमेरिट्स हो गए। अगला इसका पॉइंट है कि शिक्षक कभी-कभी कुछ विशेष छात्रों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जबकि ट्यूटोरियल उस समूह के इसके प्रत्येक छात्र के लिए होता है। देखिए, ये तो मतलब हमने भी आपने भी डेली उसमें देखा होगा कि जब कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में होता है, तो अगर उसने 1 सेकंड में कोई आंसर बता दिया, तो टीचर बार-बार क्या करता है, उसी पे फ़ोकस करता है। और जो कमज़ोर बच्चा होता है ट्यूशन में भी, मैं जहाँ पे 10 बच्चे, 15 बच्चे या 8 बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उस कमज़ोर बच्चों को क्या कर देता है, थोड़ा-सा क्या कर देता है, उस पे ध्यान नहीं जाता। क्योंकि देखिए, जो बच्चा जल्दी समझ जा रहा है, उस पे टीचर को मेहनत भी कम करनी पड़ रही है और उनका समय भी कम लग रहा है। और जो बच्चा देर में समझ रहा है उसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो इस वज़ह से कभी-कभी जो बच्चा धीरे से समझता है या
अधिक समय लगा के समझता है तो टीचर क्या करता है, उस पे ध्यान उसका धीरे-धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक इसका डिमेरिट है कि जो बच्चा अच्छा होता है वो और अच्छा कर लेता है, और जो नहीं होता है उतना अच्छा, या जब बहुत धीरे बच्चा सीखता है, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो या बालिकाएँ होती हैं, वो क्या करते हैं और इसमें पीछे हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक का ध्यान कुछ ही छात्रों पे होता है। तो कहीं-कहीं पे ये भी देखा जाता है। उसके बाद कि जो ट्यूशन मेथड या कोई भी ट्यूशन है, देखिए शिक्षक जब हम कोई टीचर हम अपॉइंट करते हैं किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो टीचर क्या होता है, उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, जिस वजह से उसे रिक्रूट किया जाता है कि भाई ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, देन आप हमारे यहाँ एलिजिबल है। लेकिन जो ट्यूटर होता है, जो ट्यूशन के टीचर होता है, उनकी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। मतलब आप ठीक है, हम मानते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, लेकिन जो जैसे बीएड हो गया या कुछ स्किल का नॉलेज, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल नॉलेज, ये सारा क्या होता है, उनको नहीं होता है। तो जिस वजह से जो ट्यूटर होता है उसको क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिस वजह से वो बच्चे के मन को जान सके, उसके व्यवहार को जान सके, उसकी बुद्धि को जान सके, उसके व्यक्तित्व को जान सके, और उसकी क्या पर्सनैलिटी को जान सके। तो हर चीज़ों को जब वो जानेगा कि उसका अधिगम कैसा है, तब जाके वो उसको बहुत अच्छा क्या कर पाएगा, जो ट्यूशन में बहुत अच्छी उसकी हेल्प कर पाएगा, और उसको अधिगम में क्या एक अच्छे पक्ष की ओर ले जा पाएगा। लेकिन अगर टीचर को खुद ही जो ट्यूटर है उसको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो वह नहीं समझ पाएगा कि हो सकता है कि बच्चे को कोई डिजीज हो, जैसे डिस्ग्राफिया हो, डिसलेक्सिया हो, तो कोई डिजीज, तो वह आप अपने अगर पढ़ाई नहीं है तो आप नहीं बता सकते। उसके बाद अगर हमें नहीं पता कि बच्चे हमने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, तो हम बच्चे के बारे में जान ही नहीं सकते हैं। हमने मेथड नहीं पढ़ी, हमने स्किल नहीं पढ़ी, तो हम उतनी अच्छी टीचिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इसका डिमेरिट है कि ट्यूटर ज़रूरी नहीं है कि हर ट्यूटर को साइकोलॉजी का या मनोविज्ञान का ज्ञान हो। तो यहाँ पे हमारी जो ट्यूटोरियल मेथड होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये ट्यूटोरियल मेथड थी बड़ी सिंपल सी, जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो इसमें किसी एक सब्जेक्ट पे क्वेश्चन कभी ये आ सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की समस्या के लिए कौन सी मेथड का उपयोग करेंगे, तो हम किसका करेंगे, ट्यूटोरियल मेथड का। ट्यूटोरियल मेथड में शिक्षक किस भूमिका में होता है, परामर्शदाता की भूमिका में होता है। और किस विधि से जो कॉन्सेप्ट का नॉलेज है या बेसिक नॉलेज है वो इन्हेंस होता है या डेवलप होता है, तो ट्यूटोरियल मेथड से। ये इसके क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। अगली जो हमारी मेथड है वो है ग्रुप डिस्कशन मेथड। देखिए, जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है ये हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको क्या करा जाता है, अप्लाई किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि सीडीएस, एनडीए, या फिर बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम, या फिर बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में, या बहुत सारे सेमिनार में, या मतलब बहुत हाईएस्ट उनमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जिस वजह से कि किसी इंसान के हम व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, उसके पूरे पर्सनैलिटी को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन है क्या, और हमारे जो क्लास के बच्चों के लिए ये क्यों ज़रूरी है, और इससे क्या-क्या चीज़ें बच्चे के अंदर अच्छी डेवलप हो सकती हैं। तो देखिए, एक बार जो हमने लिखा है उसको हम देखते हैं। इस विधि में कोई एक विषय ले लिया जाता है, शिक्षक उस विषय पर छात्रों को वार्तालाप या वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। यह विधि शिक्षक और छात्र में अंतःक्रिया के अवसर को बढ़ाती है। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने कोई टॉपिक ले लिया, या हमने कोई सब्जेक्ट ले लिया, या हमने कोई अ, जैसे ऐसा टॉपिक ले लिया कि जो अभी करंट में चल रहा है। जैसे मान लीजिए यूसीसी हमने ले लिया, या हमने ले लिया आर्टिकल 370 ले लिया, या हमने ले लिया इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप ले लिया, या हमने इंडिया चाइना रिलेशनशिप, या इंडिया या अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उस पे हमने बात कर ली, या हमने अपनी इंडिया की इकोनॉमी का एक टॉपिक ले लिया, या हमने कोई जीडीपी का टॉपिक ले लिया, या हमने टॉपिक ले लिया कि जो हमारे यहाँ जो हमारे देश है इंडिया, उसमें एजुकेशन कैसी है। तो इस पे क्या होता है, ये हमने एक टॉपिक ले लिया, इस पे क्या टीचर एक टॉपिक सेलेक्ट करता है, और उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनसे कहता है कि आप लोग इसमें डिस्कस करो, बात करो, वाद विवाद, मतलब एक जना क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरा उसका काउंटर देगा, कि कोई कहेगा
कि जो इंडिया की इकोनॉमी है ये बहुत अच्छे ग्रो कर रही है, तो दूसरा इस पे काउंटर जो काउंटर अटैक कर सकता है या काउंटर बता दे सकता है कि कैसे ग्रो कर रही है, कि हमारे यहाँ पे तो इतनी महंगाई हो गई है और इतनी जो गरीबी है ये है, इतना हमारे ऊपर जो फॉरेन कंट्री का जो हम ऋण बोलेंगे उधार ये है, तो इस पे हम काउंटर इस तरह से दे सकते हैं। तो ये एक टीचर एक टॉपिक सेलेक्ट करता है और बच्चे उस पे डिस्कशन करते हैं। इससे क्या होता है, इस विधि से शिक्षक और छात्र में अंतरक्रिया के अवसर बढ़ते हैं, क्योंकि बीच बीच में टीचर आपको टॉपिक दे रहे हैं, वो परामर्शदाता की भूमिका में है और आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होती है, उन टीचर और स्टूडेंट के भी इंटरेक्शन बढ़ता है। अब देखिए, इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि यह विधि तभी सफल होगी जबकि आप छात्र को पूरी स्वतंत्रता देंगे कि उसके मन में जो विचार है वो उस विचार को क्या करे, प्रकट करे, बोले। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते। उसको आप स्वतंत्रता देंगे कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, आप वो सब चीजें बोल सकते हैं। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन का, जो हम ग्रुप डिस्कशन को समझते हैं कि वो है क्या, तो इससे पहले अगर ग्रुप डिस्कशन करवाना है तो क्या क्या होना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के समझ स्तर का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने क्लास फर्स्ट के बच्चों का ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, तो आप उनको जीडीपी या यूसीसी का टॉपिक नहीं दे सकते, आप उनको इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक नहीं दे सकते। तो क्लास फर्स्ट के बच्चों को आप ऐसा टॉपिक देंगे जो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के बराबर हो या उनके एज ग्रुप के हिसाब से हो। जैसे आप क्लास ट्वेल्थ के बच्चे को एक किसी अ, अ, छोटे टॉपिक पे या किसी उस पे डिस्कशन करने को नहीं देते, आप उनको क्लास ट्वेल्थ का लेवल देंगे, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी उस पे देंगे आप उनको कि ग्रुप डिस्कशन करिए। तो ये आपको समझना होगा कि आप किस क्लास किस एज ग्रुप के बच्चों को ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बना रहे हैं, तो आपको टॉपिक उसी हिसाब से उसमें सेलेक्ट करना होगा। तो ये तो हमारा ग्रुप डिस्कशन है क्या, इसके बारे में हमने बात करी। अब आते हैं इसके गुण। देखिए, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, मैं आपको एक बार इसको और अच्छे से बता देती हूँ। ग्रुप डिस्कशन कि मैंने एक टॉपिक लिया, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया कि अ, इंडिया में या उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पे, या फिर मैंने टॉपिक लिया कि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है, मैंने ये एक टॉपिक लिया। अब मैंने इस पे क्लास 11th के बच्चों को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये टॉपिक क्लास 11th के बच्चे इसको समझ सकते हैं, तो मैंने क्लास 11th के बच्चों को इसमें लिया। मैंने ग्रुप्स बनाए, मैंने 5 बच्चे एक तरफ करे, 5 में ज्यादा बच्चे भी हम कर सकते हैं। 5 बच्चे हमने ग्रुप ए में रखे, 5 बच्चे हमने ग्रुप बी में रखे। तो जो ग्रुप ए में रखे, वो बच्चे बताएंगे कि क्या पलायन जरूरी है, जो उत्तराखंड का पलायन है क्या वो जरूरी है, और बी बताएंगे कि नहीं ये जरूरी नहीं है, जबकि पलायन से उत्तराखंड को इतना नुकसान हो रहा है। तो एक तो उसके पक्ष में बात करेंगे, एक उसके विपक्ष में। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे, हाँ, अब देखिए कोई या तो हम ये डिवाइड कर देंगे 5-5 करके, और दूसरा क्या हो सकता है, हम टॉपिक दे दें, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे जब वो बात करेंगे कि कौन उसके पक्ष में बात कर रहा है, कौन विपक्ष में बात कर रहा है। तो इस वजह इससे क्या होंगे, धीरे धीरे उनके क्या निकलेंगे, वो जो जानते हैं उत्तराखंड में पलायन के बारे में वो डिस्कस करेंगे, नए नए इनोवेटिव आइडिया देंगे ताकि वो पलायन को रोक सके, और ऐसे एग्जाम्पल देंगे जहाँ पे पलायन नहीं हुआ है। और वो क्या पलायन के बारे में सोचते हैं, क्या वो खुद चाहते हैं कि यहाँ से पलायन हो जाए, तो बहुत सारे इसमें क्या होगा, हमारा डिस्कशन होगा, जिस वजह से हम बहुत सारी चीजें बच्चों के बारे में जान पाएंगे। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों के बारे में जान पाएंगे, आइए अब उनको जानते हैं कि भाई ग्रुप डिस्कशन आखिर हम करवा क्यों रहे हैं, इससे होगा क्या। तो देखिए, सबसे पहले जो हम इसके बारे में जानेंगे वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या होगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी वो बच्चों में डेवलप होगी। कैसे, जैसे हमने कहा कि उत्तराखंड में पलायन एक बहुत मेजर हमारी प्रॉब्लम है, बहुत मेजर इशू है। तो बच्चे ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे, वो अपने दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि अच्छा कैसे इसको रोका जा सकता है। तो वो हर तरफ से ना, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपके अंदर धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से निकलने, क्योंकि आपको पक्ष रखना है कि वो उससे कैसे निकला जाता है, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे या ढूंढेंगे, इनोवेटिव आइडियाज बताएंगे कि जिस वजह से हम उस प्रॉब्लम से क्या निकल सके, बाहर निकल सके।
अगला इससे क्या होगा, पहला तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो स्किल हमारे अंदर डेवलप होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे बात करिए, तो उसपे जो प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि इनके रिलेशनशिप क्यों ठीक नहीं है, तो उसपे क्या करेंगे, वो विचार देंगे कि किस वजह से नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस पे कैसे नए नए चीजें अप्लाई कर सकते हैं, या हम अगर ऐसा करेंगे तो इनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, तो वो आइडिया देंगे जिस वजह से कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए हमारी जनरली हम ये देखते हैं कि हमारी आदत होती है प्रॉब्लम बता देने की, देखो फलाना प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे ये दिक्कत है, इस वजह से नहीं है, लेकिन हम सॉल्यूशन में कभी नहीं जाते। लेकिन जब हम ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। अगला इसमें होगा कि इससे जीके या जीए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा इनहेंस होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। देखिए अगर हम कोई भी टॉपिक बच्चों को दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी नॉलेज ही गेन होगी। क्योंकि मैंने एक टॉपिक दिया उत्तराखंड पलायन के बारे में, तो उत्तराखंड पलायन में अगर मैंने ये 12 बच्चों को ये टॉपिक दिया है, तो 12 बच्चों के पास इससे रिलेटेड अलग अलग नॉलेज होगी, अलग अलग उन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग चीजें वो जानते होंगे जो एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, उनकी जो जीके है वो बहुत अच्छी हो सकता है कि कोई अ, श्रीनगर के या फिर आप ये बोलें कि चमोली के या फिर रुद्रप्रयाग के ऐसे जगह का नाम बताएं कि जहाँ पे पलायन कम हुआ है, ऐसा बताएं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहां के बारे में बताएं। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, अच्छा तो वहां पे ये है, उत्तराखंड में इतने जिले हैं, तो इसके बारे में और बहुत सारी चीजें उत्तराखंड के टूरिज्म से रिलेटेड, उत्तराखंड में और क्या क्या काम हो सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर खुद इतना सारा वर्क है जो इससे करके कि वह अपनी क्या कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी उनकी क्या होगी, नॉलेज डेवलप होगी, और जीके जीए तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे बढ़ेगा। अगला सोशल स्किल, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जो ये सोशल स्किल को क्या करता है, डेवलप करता है। देखिए मैंने कहा अभी शुरुआत में, मैंने कहा था कि एनडीए सीडीएस एसएसबी में, इनमें सब क्या करा जाता है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। इससे ये देखा जाता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके अंदर कैसी सोशल स्किल है। कि देखिए सोशल स्किल क्या है कि आपको दूसरे का सुनना भी है, ऐसा नहीं आपको खुद बोलना है कि मैं सही हूँ, तो दूसरे का सुनना भी है, तो आप कितना सुन रहे हैं, उसका आप कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप उस टॉपिक में, उस ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा हाइपर तो नहीं हो जा रहे, आप बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा तेज चिल्लाना तो नहीं कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, जब आप ग्रुप डिस्कशन में होते हैं तो आप सीखते हैं कि अच्छा बाकी के 11 बच्चे किस तरह से बात कर रहे हैं, वो कैसे सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक से बात करेंगे, हम दूसरे से करेंगे, जिससे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारा क्या होता है, सोशल जो हमारी स्किल है वो उसमें डेवलप होती है। हमें पता चलता है कि अच्छा कि कब कोई ऊंची आवाज में, तो हमें कैसे बात करनी है, किस पोलाइट वे में बात करने के, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, हम अपनी बात भी रख लें। तो सोशल स्किल इससे बहुत ज्यादा डेवलप होती है। अगला टीम वर्क इससे बढ़ता है। टीम वर्क, ग्रुप डिस्कशन एक टीम का है कि देखिए एक तो है कि आप अकेले काम कर ले, कुछ भी कर ले, ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे मुश्किल होता है कि जब आप टीम में काम करें, क्योंकि टीम को साथ लेके चलना होता है। टीम में अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, उन सब मेंटेलिटी को कैसे, उन सब के मानसिक जो विचार है उनको कैसे आप एक करके अपना टीम वर्क स्ट्रांग करें, किस तरह से आप उसमें टीम वर्क के साथ काम करें, ये भी कौन बताता है, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। बताना नहीं, ये आप में धीरे धीरे डेवलप होता है कि आपके 6 लोगों का ग्रुप है तो आप उस हिसाब से बात करेंगे, उस टीम वर्क है तो उस हिसाब से आप अपने टीम का वर्क करेंगे। अगला, इससे लिसनिंग क्वालिटी बढ़ती है। देखिए अगर आप सुन रहे हैं, इससे क्या होती है, लिसनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप ग्रुप डिस्कशन में हैं तो आप सुनेंगे भी, आपको सामने वाले का सुनना है, तभी तो आप उसका बहुत अच्छा क्या कर पाएंगे, रिप्लाई दे पाएंगे। अगर आप उसमें बहुत अच्छा रिप्लाई नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपना बोल रहे हैं, आप सामने वाले के पॉइंट को नहीं सुन रहे हैं, जिस वजह से आप जो है उस ग्रुप डिस्कशन में आपका एक एक क्या दिख जाता है, एक नेगेटिव पॉइंट दिख जाता है अगर आप किसी का नहीं सुन रहे हैं तो। लेकिन अगर आप फिर धीरे धीरे आप जब ग्रुप डिस्कशन के पार्ट बनते रहते हैं, आप बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आप में ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाती है कि आप सुनेंगे, सामने वाले की बात सुनेंगे और उससे मतलब उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, फिर रिप्लाई देंगे। इसके बाद अगला इसमें जो हमारा इनहेंस होता है वो है हमारा
कॉन्फिडेंस, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपनी बात को खुल के रखेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, आप अपने टॉपिक से बताएंगे कि ये क्यों आपने जो आइडिया दिए है वो अच्छा है, वो कैसे अप्लाई हो सकता है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जब जब हम अपनी बात किसी के सामने रखते हैं विथ फैक्ट, विथ नॉलेज, विथ आइडिया, विथ सॉल्यूशन, विथ स्टेप, तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने कहा टीम वर्क में आप काम करो, तो इससे लीडरशिप क्वालिटी भी हमारी बढ़ती है, कि हमारे अंदर एक गुण अपने आप डेवलप होने लग जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक लीड भी कर सकते हैं किसी टीम को। अगर आप 12 लोगों के ग्रुप डिस्कशन में बात करें और अपने पॉइंट को बहुत अच्छे से रख रहे हैं और सबको कन्विंस कर रहे हैं, तो इससे अच्छा लीडरशिप का गुण क्या होगा। लीडर तो वही होता है जो अपनी बातों से सबको क्या करे, कन्विंस करे और ये समझाए कि वो क्यों सही है, आपको क्यों मानना है कि वो सही है। तो धीरे धीरे ग्रुप डिस्कशन अगर हम अपने स्टूडेंट या अपने क्लासरूम में क्या करें, रेगुलर यूज में करेंगे, तो बच्चों के अंदर ये स्किल क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो अगले में जाते हैं। अगला क्या होगा, सबसे कॉमन, कम्युनिकेशन। भाई बिना कम्युनिकेशन के तो ग्रुप डिस्कशन हो ही नहीं सकता। कि आप बात करेंगे, बात में आप नए नए वर्ड सीखेंगे, नए नए जेस्चर सीखेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे बात करने के, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है। आप अगर देखिए, आपको सिंपल सेंटेंस में बात करनी है ना, कि आपको वहाँ पे लड़ाई झगड़ा या फिर बहुत चिल्लाना ये सब नहीं करना है, लेकिन आपको सेंटेंस में बात करनी है अच्छे से, और उसी सेंटेंस से आपको बताना है कि आप इस बात से नहीं सहमत हैं, आपको ये जो आइडिया है ये नहीं पसंद है, आप इससे सहमत नहीं है, आपको ये ठीक ठीक नहीं लगता। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप सारी बातें अपने सेंटेंस के थ्रू कह दें। तो ग्रुप डिस्कशन से कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी डेवलप होती है। और आपने देखा होगा कि जहाँ ग्रुप डिस्कशन ज्यादा होता है तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट की। इसके बाद है कि इससे पोलाइटनेस आती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। मैंने कहा कि आप आराम से बात करना सीखेंगे, आराम से बात करना सीखेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप में पेशेंस आएगा। आप, मैंने बोला कि आपको चिल्लाना नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे कि सामने वाला कितने ही अ, तीखे आपसे बात कर रहा है, कितने ही तीखे तरीके से आपका रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी क्या रहना है, पोलाइट रहना है। और किस तरह से वहां की प्रॉब्लम से निकलना है, किस तरह से उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, कैसे आपको उस तर्क का जो आप तर्क वितर्क करना है, सामने वाले ने तर्क किया तो आप उसका क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो ये सब डेवलप होता है आपकी क्रिएटिविटी से, कि आप किस तरह से क्रिएटिव बनेंगे, जिस वजह से कि आप उस ग्रुप डिस्कशन को क्या कर सके, लीड कर सके। तो ये सारी क्वालिटीज थी। ग्रुप डिस्कशन अगर कहीं भी रेगुलर होता है तो ये सारी क्वालिटीज उसमें क्या होती है, डेवलप होती है। इसीलिए इतने सारे एग्जाम में जो जीडी है वो करवाया जाता है, ताकि पता चल सके कि जो इंसान है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब आता है इसका दोष, कि भाई गुण तो हो गए, कि कमियां क्या क्या है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन है, एक टॉपिक दिया तो उस पे घंटों बात हो सकती है, दिन भर बात हो सकती है, तो समय बहुत अधिक उसमें क्या होता है, व्यय होता है, सीधी सी बात है। अगला, डिस्कशन में क्या होता है, अक्सर जब हम डिस्कस करते रहते हैं तो क्या होता है, हम टॉपिक से भटक जाने का हमारा जो डर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर टॉपिक उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो वो ना टॉपिक घूमते घूमते कहीं केरला पहुंच जाएगा, कहीं छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा, तो वो अपने ट्रैक पे लाना उस टॉपिक को क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत बार होता है कि ग्रुप डिस्कशन में आउट ऑफ द ट्रैक टॉपिक चला जाता है, ये बात उससे मतलब टॉपिक से हटके होने लग जाती है। और अगला इसमें ये रहता है, जो इसका एक अगला हम डिमेरिट कहेंगे, वो ये है कि जो उसमें ग्रुप डिस्कशन में छात्र होते हैं वो सभी समान रूप से नहीं बोल पाते, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो तो जीडी को लीड करते हैं, मतलब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, उनकी स्किल इतनी अच्छी होती है कि वो क्या करते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें लीड करने लग जाते हैं। और जो बाकी थोड़े शाय बच्चे हैं या जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या होते हैं, बोल नहीं पाते, तो जिस वजह से उनके अंदर वो स्किल उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। अगला जो है, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डिस्कशन में ध्यान देना चाहिए, कि बहुत से जो छात्र होते हैं उनको प्रकरण का ज्ञान नहीं होता है। मान लीजिए मैंने अगर उत्तराखंड पलायन के बारे में टॉपिक दिया, तो उसमें से कुछ छात्र हो सकते हैं जिनको कि उत्तराखंड पलायन के बारे में पता ही नहीं है,
कि उत्तराखंड पलायन हुआ भी है नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो बोरिंग हो जाता है। कुछ बच्चों को पता है, कुछ तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये हो गए आपके ग्रुप डिस्कशन के दोष। तो आज हमने दो हमारी जो मेथड है वो हमने कंप्लीट कर ली है। दो मेथड आज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमारी ट्यूटोरियल मेथड हो गई और हमारा ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने लेक्चर मेथड एंड डेमोस्ट्रेशन मेथड कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हमारी 4 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और मेथड की जो वीडियो है वो आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्या क्या क्वेरी है। और मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।